वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पीवाईक्यू हैं इनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं और अपने जो भी पीवाईक्यू हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जुताई करने के क्या उद्देश्य हैं। तो जुताई करने के उद्देश्य कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पर देखते हैं कि मृदा को अदृढ़ एवं संघनन बनाना, जो कि सही बात है। अगर हम मृदा की जुताई करेंगे तो उसके अंदर जो रंध्रावकाश है वो अधिक होगा। इसके बाद है खरपतवारों को नष्ट करना, ये भी सही बात है कि जुताई करने से जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन है मृदा वातन करना, यानी कि मृदा में वायु संचार को बढ़ाना, जो कि बिल्कुल सही बात है। जुताई करने से है मृदा में वायु संचार बढ़ता है। और डी ऑप्शन दिया गया है मृदा में जैविक तत्व की मात्रा को बढ़ाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीधा जो है जुताई करने से जैविक तत्व की मात्रा नहीं बढ़ेगी। जब तक हम गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट नहीं मिलाते तब तक जैविक तत्व जो है उसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली आम की लोकप्रिय किस्में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फांसो जो है वो तो आम की लोकप्रिय किस्म है जो निर्यात के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद लंगड़ा जो है वो उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है जो भी आम की किस्म है। इसके बाद फजली जो है वो देर से पकने वाली एक प्रसिद्ध किस्म है आम की। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है ज्योति, ये आम की किस्म नहीं है, ये जो है अनार की किस्म है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बाहर हो जाएगा, यानी इसमें ए बी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है, जो अगला प्रश्न है वो है, फेलारिस माइनर किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है। तो फेलेरिस माइनर जो है वो एक गेहूं का मुख्य खरपतवार है। ये जो है इसको आम भाषा में हम गिल्ली डंडा या फिर गेहूं सा या फिर गेहूं का मामा कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है फेलारिस माइनर। तो ये जो है गेहूं का खरपतवार है। और ये किस प्रकार का खरपतवार है, तो ये नकलची खरपतवार है। किस प्रकार का? नकलची खरपतवार है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित उत्पादों को उनकी टीएसएस की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आरोही क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ चलना। तो यहाँ पर एक एक करके हम सबका टीएसएस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जेली का कितना होता है? जेली का होता है हमारा 65% टीएसएस। ठीक है, इसके बाद जैम का कितना होता है? तो जैम का होता है 68%। ठीक है, स्क्वैश का कितना होता है? तो स्क्वैश का जो है 45% होता है। और फलों के रस का कितना होता है? तो फलों के रस का 10 से 15% होता है। कितना? 10 से 15%। तो अब हमको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? फलों का रस वाला। तो फलों का रस यानी डी ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आएगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो 3 जगह पहली बार है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? सी, यानी स्पेस जो है उसका आएगा। तो सी किस किस में आता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में सी आ रहा है। इसके बाद किसका आएगा? तो इसके बाद जेली का आएगा। ठीक है, तो जेली ए किस में आ रहा है? तो इसमें, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित फल फसलों को भारत में उनकी उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पर हमको अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर सबसे अधिक जिसका उत्पादन होता होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर जो फसलें दी गई हैं उनमें से आम का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन आम के पहले किसका होता है? केले का होता है। केले के बाद किसका? आम का नंबर आता है। तो आम जो है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर देखें तो केवल बी ऑप्शन है, उसके अंदर ही हमारा
सी है वो पहले आ रहा है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका होगा? आम का। आम के बाद किसका? नींबू वर्गीय का होगा। और नींबू वर्गीय के बाद किसका होगा? अमरूद का। और इसके बाद अंतिम में हमारा जो अनार है उसका उत्पादन होगा। तो यह हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में तथा दूसरा कारण के रूप में। यानी जो हमें यहाँ पर कथन और कारण वाला प्रश्न है वो दिया गया है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है? फलों के रस का पाचुरीकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी पाचुरीकरण क्या होता है कि एक निश्चित तापमान पर जो है वो फलों के जूस को गर्म करके फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है, तो उसको पाचुरीकरण किया कहते हैं। यहाँ पर कारण क्या दिया गया है? पाचुरीकरण फल के रस में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम फलों का परिरक्षण करते हैं तो उसको पाचुरीकरण की क्रिया द्वारा, ये जो विधि है उसके द्वारा सबसे पहले अधिक गर्म करके फिर उसको वापस ठंडा कर लेते हैं। और उस क्रिया के द्वारा जो है उसके अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। यानी जो हमारा कथन है उसकी जो व्याख्या कर रहा है कारण वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है ये भी कथन कारण वाला है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि आम खाने से जो है दृष्टि शक्ति वो है अच्छी होती है। और कारण क्या कह रहा है कि आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि जो आम है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, यानी ये तो सही है। और जो ए है, विटामिन ए है, उसकी कमी से कौन सा रतौंधी रोग होता है। यानी अगर विटामिन ए ज़्यादा खाया जाएगा तो हमारी जो आंखों की शक्ति है, जो देखने की शक्ति है वो बढ़ेगी। यानी जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है और इसकी जो कारण दिया गया है वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित दलहन फसलों को भारत में उनकी खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे छोटे से बड़े की ओर चलना है। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इन ऑप्शन में चने का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक चने का होता है। उसके बाद किसका होता है? चने के बाद जो है अरहर का उत्पादन अधिक किया जाता है। और अरहर के बाद किसका होता है? मूंग का होता है। और इसके लास्ट में कौन सा होता है? मटर का। तो जो मटर है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो मटर है वो सी वाले ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सी में सबसे पहले आ रहा है। और इसके बाद कौन सा आ रहा है? सी यानी मूंग। और इसके बाद कौन सा है? अरहर। और जो डी है उसके अंदर चना है। तो ये जो हमारा सी वाला क्रम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? मटर का। उसके बाद किसका होगा? मूंग का। इसके बाद किसका होगा? अरहर का। और इसके बाद किसका होगा? चने का। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिरोही, मारवाड़ी तथा ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित किस्में हैं? तो हम सभी को पता है कि जो सिरोही जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। साथ ही मारवाड़ी भी हमारे राजस्थान की एक प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। और जो ब्लैक बंगाल है ये जो है वेस्ट बंगाल की तरफ पाई जाने वाली एक बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये किसकी है? ये बकरी की हमारी प्रसिद्ध नस्ल है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, फल परिरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विधियाँ क्या हैं? तो यहाँ पर फल परिरक्षण की विधियाँ दी गई हैं। इनमें से कौन कौन सी फल परिरक्षण की विधि है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है शुष्कन एवं सुखाना। तो ये जो है बिल्कुल सही है।
हम सबसे पहले परिरक्षण करते हैं तो फलों को काट के जो है सुखाते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्न ताप पर परिरक्षण, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी सही है। हम निम्न तापमान पर भी फलों का परिरक्षण करते हैं फ्रीजिंग करके या फिर उस विधि द्वारा, ठीक है। इसके बाद परिरक्षक मिलाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। हम फलों का परिरक्षण करने के लिए उसके अंदर सोडियम बेंजोइड या फिर सिरका जैसे जो है परिरक्षक उसमें मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, तो फलों की आर्द्रता की मात्रा को बढ़ाना, तो ये जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर फलों के अंदर उसकी आर्द्रता की मात्रा बढ़ाएंगे तो जो फल हैं वो सड़ जाएंगे या फिर उसके अंदर फंगस लग जाएगी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, यानी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल बाहर हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन सही रहे, ए, बी और सी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी CISH कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, हमारा लखनऊ के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूध के प्रमुख प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दूध का जो प्रमुख प्रोटीन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको केसिन कहा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि दूध में सफेद रंग किस कारण होता है, तो दूध के अंदर जो सफेद रंग है वो केसिन के कारण होता है। और जो दूध की प्रमुख प्रोटीन है वो कितनी होती है, ये केसिन होती है। और इसकी मात्रा कितनी होती है दूध के अंदर, लगभग जो है 80% के आसपास जो है केसिन की मात्रा दूध के अंदर पाई जाती है। साथ ही ये लैक्टोज वाला ध्यान रखना, लैक्टोज क्या है, तो ये लैक्टोज जो है वो दूध की शर्करा है, लैक्टोज प्रोटीन नहीं है। लैक्टोज जो है वो दूध की शर्करा है और जो केसिन है वो हमारी दूध की प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो यहाँ पर एक तरफ जो है नस्लें दी गई हैं और एक तरफ पशु दी गए हैं, तो इनमें से कौन सी किसकी नस्ल है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है मुर्रा। तो मुर्रा हम सभी को पता है कि एक भैंस की नस्ल है और इसका जो है भैंस के साथ जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे, सॉरी ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो भैंस का था तो ये नीचे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद गिर किसकी नस्ल है, तो गिर जो है वो गाय की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ी किसकी नस्ल है, तो जो मारवाड़ी है वो हमारी भेड़ की नस्ल है। और सिरोही जो है वो बकरी की नस्ल है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ए के साथ दूसरा और बी के साथ पहला, ठीक है, सी के साथ तीसरा और डी के साथ चौथा, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है सोडियम लोरिल सल्फेट पर उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो ये जो है सोडियम लोरिल सल्फेट है उसका उपयोग अपने थनैला रोग की पहचान और उसके अंदर जो रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये थनैला रोग का। और थनैला रोग को क्या कहा जाता है, मास्टाइटिस, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों को उनकी मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है सब एक एक करके सभी गैसों की मात्रा जो है उनको देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% होती है, ठीक है, 0.03%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 78 है। और आर्गन की मात्रा कितनी है, तो आर्गन की जो मात्रा है वो 0.93% है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ए ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले ए किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है, ए और बी में, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, तो आर्गन, यानी जो डी ऑप्शन है वो किस में दिख रहा है, तो केवल ए वाले ऑप्शन में हमारा डी है वो दूसरे नंबर पर दिख रहा है। और इसको आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद कौन सी आएगी, 21% जो ऑक्सीजन है वो आएगी। और इसके बाद नाइट्रोजन। तो जो हमारा ए ऑप्शन है उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही मिल रहा है, तो जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रश्न अगला आ गया है, तो ये भी मिलान करने वाला है। तो इसकी मिलान जो है वो कर लेते हैं। इसमें एक तरफ पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो लक्षण हैं उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उसकी कमी से हमारी जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। तो ये जो है वो एक के साथ हमारा पहले के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस की कमी से क्या होता है, तो फास्फोरस की कमी जो है उसके कारण अपनी पौधे की जो पत्तियां है वो बैंगनी रंग की हो जाती हैं। तो ये जो है वो इसके साथ जाएगा। तो जो फास्फोरस है उसकी कमी से अपने पत्तियां जो है वो बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके बाद जो पोटेशियम है या पोटाश है उसकी कमी से क्या होता है, तो उसकी जो कमी है उसके कारण पौधों के जो पत्तियां हैं उसके किनारे झुलस जाते हैं या फिर जल जाते हैं। तो इसके कारण पोटाश की कमी से कारण क्या होता है, तो पत्तियों के किनारों का झुलसना, ठीक है। इसके बाद जिंक की कमी से क्या होता है, तो पौधा जो है वो बौना रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ पहला, ठीक है। तो कहाँ पर दिख रहा है, ये केवल एक ऑप्शन में ही दिख रहा है, नाइट्रोजन के साथ पहला हो गया। इसके बाद फास्फोरस के साथ चौथा जो है वो भी ये रहा, बी के साथ चौथा। इसके बाद सी के साथ तीसरा और जिंक डी के साथ दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन वो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, कृषि में फसल चक्र अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कौन सा उद्देश्य सही है और कौन सा गलत है। तो फसल चक्र का उद्देश्य जो केवल उत्पादन बढ़ाना, तो जो है केवल उत्पादन बढ़ाना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है मृदा उर्वरता बनाए रखना तथा कीट एवं रोगों का प्रकोप कम करना। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम फसल चक्र क्यों अपनाते हैं, ताकि जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। और जो फसल चक्र है उसको अपनाने से लगातार जिस फसल में कीट लगते हैं उनका जो जीवन चक्र है वो भी टूट जाता है, जिससे रोग और कीटों का प्रकोप है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और केवल सिंचाई की आवश्यकता कम करना ये तो गलत ही है, और केवल खरपतवार नियंत्रण करना ये भी गलत हो गया। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। तो सोलेनेसी कुल तो हम सभी को पता है, 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सोलेनेसी जो कुल है वो ए यानी जो टमाटर है वो भी सोलेनेसी कुल का है, और बैंगन जो है वो भी सोलेनेसी कुल का है, और मिर्च जो है वो भी सोलेनेसी कुल की है, और जो डी आलू है वो भी अपना सोलेनेसी कुल का ही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ए बी सी डी, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मिलान वाला आ गया यहाँ पर। तो एक तरफ जो है वो फसल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका जो है इंग्लिश का नाम दिया गया है, तो उसको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो ज्वार को क्या कहा जाता है, तो ज्वार को जो है वो सोरगम कहा जाता है, ठीक है। और बाजरा को क्या कहा जाता है, तो जो बाजरा है उसको पर मिलेट कहा जाता है। और रागी को क्या कहा जाता है, तो फिंगर मिलेट कहा जाता है, ठीक है। और जो मक्का है उसको मेज कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्वार के साथ दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें ए में दूसरा किस में दिख रहा है, केवल ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ज्वार सोरगम यानी ए दूसरे के साथ जाएगा, और बाजरा जो है वो पहले के साथ जाएगा। और
रागी जो है वो तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है, और मक्का जो है वो चौथे के साथ जाएगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाए जाने वाली भैंस की प्रचलित नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर भैंस की नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल जो है वो अपनी गाय की नस्ल है, हम सभी को पता है। जो सर्वोत्तम दूध उत्पादन के लिए भारत की नस्ल जो है वो साहिवाल है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। इसके बाद जो मुर्रा है वो एक भारत की प्रचलित नस्ल है। इसके बाद मेहसाणा जो है वो भी भैंस की प्रचलित नस्ल है, और जो जाफराबादी है वो भी भैंस की नस्ल है। तो ए ऑप्शन कट गया। इसके बाद बी सी डी, तो कौन सा इसमें राइट हुआ, जो हमारा बी ऑप्शन है, बी सी डी, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने जो अपने पीवाईक्यू है इनको देखा, और आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जो है अगली क्लास में या तो नेक्स्ट प्रश्न और भी लाएंगे, या फिर किसी नए और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।